नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम यहाँ पे बात कर रहे थे भारत की राज व्यवस्था के बारे में। तो भारत की राज व्यवस्था, मैंने जैसे भारत का संविधान पढ़ रहे थे तो भारत के संविधान में मैंने कई टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम भाग 3 का जो मूल अधिकार है, जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जैसे बोलते हैं, उसकी 2 क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी यहाँ पे तीसरी क्लास है, उसी को लेकर हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार के बारे में जैसे हमने कल मौलिक अधिकार का जो समानता का अधिकार है उसके बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता, तो जो भी नागरिक होता है भारत का, उसको किसी न किसी प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है। तो मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे जो वर्तमान में 6 प्रकार की दी गई है। तो हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे लिख लो, पहला हमारा जो रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार। ये पहला हमने यहाँ पे पढ़ लिया था, समानता है समता का अधिकार। तो अब इससे स्वतंत्रता का अधिकार। अब इस अधिकार की बात करें तो जो मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। आगे बात करें तो वर्तमान में कितनी है? 6। क्योंकि एक स्वतंत्रता जो जो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। तो अब आगे अब यहाँ बात करें तो स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता में जो अधिक 19 अनुच्छेद 19 में है ना, जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब एक तरह से उसमें हम प्रेस में, मीडिया, कई इसमें है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, तो बोलने की स्वतंत्रता में जो 19 स्पष्ट है, उसका भी ए भाग है, उससे हम यहाँ पे बात करते हैं। तो 19 ए भाग है, तो उसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी बात करें तो जो बी भाग है 19 फर्स्ट का ही वी भाग, 19 फर्स्ट में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, उन्हीं के बारे में बात करें। जो फर्स्ट ए भाग है, एक में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सेकंड में शांतिपूर्ण सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी व्यक्ति को बोलने की पूरी स्वतंत्रता पहले के अनुसार, दूसरे के अनुसार कोई भी किसी प्रकार का अपना मतलब सम्मेलन कर सकता है, वह सभा कर सकता है, लेकिन वो होनी चाहिए शांतिपूर्ण, तो उसको इसकी भी स्वतंत्रता है। तीसरी बात करें तो तीसरी में वो किसी प्रकार का संगठन बना सकता है, संघ बना सकता है, और सहकारी समितियां कह सकते हैं, सहकारी समितियां कह सकते हैं, तो ये भी बना सकता है सी के अनुसार। वही बात करें तो फोर्थ, तो उस जो फोर्थ वाली स्वतंत्रता है वो है कि वह मतलब अबाध रूप से विचरण, अबाध विचरण। अब अबाध विचरण से क्या मतलब है? अबाध विचरण से बात करें तो अबाध विचरण से मतलब है कि जो मतलब वो भारत के किसी भी जगह पर किसी भी तरह से मतलब स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सकता है, मतलब घूम फिर सकता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता। बात करें पांचवी जो स्वतंत्रता है वो है निवास स्थान पर रहने की स्वतंत्रता। मतलब एक तरह से मतलब निवास स्थान, मतलब एक निवास स्थान ग्रहण कर लेना, या निवास स्थान की स्वतंत्रता। और जो छठी उसकी बात करते हैं, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता।
तो साथियों हमने कल के जैसे अनुच्छेद में पढ़ा था कि जो एक मतलब मौलिक अधिकार था, जो 7वां मौलिक अधिकार था, जो उसको हटा दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो उसको हटा दिया गया था। उसी के साथ में जो ये वाला था मतलब संपत्ति अर्जित करने का जो अधिकार था इस स्वतंत्रता के अंदर, इसको भी यहाँ से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो इसके 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये एक तरह से निष्प्रभावी हो गया है। इसको ऐसे जान सकते हैं, निष्प्रभावी मतलब अब ये सक्रिय नहीं है। इस मतलब ये इस प्रकार की स्वतंत्रता को हटा दिया गया, ये अधिकार अब है नहीं। उसके बाद में अगला बात करें तो अगला जो 7वां अधिकार है, तो 7वां अधिकार की बात करें तो रोजगार या आजीविका की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता के अधिकार में मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान में 6 और उनमें भी 19वां संविधान संशोधन है उसके अंदर बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। उसी के अंदर अंतर्गत जो 19(1) है उसका भी ए भाग है। उसके ए भाग में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यक्ति बोल सकता है किसी प्रकार और शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है, संगठन समिति या संघ बना सकता है, अबाध रूप से विचरण, यानी भारत के किसी भी मतलब भारत के किसी भी जगह किसी भी स्थान पर घूमने फिरने की स्वतंत्रता, उसको कोई रोक टोक नहीं रहेगी। वही बात करें तो उसको एक अपना निवास स्थान मतलब निवास स्थान की स्वतंत्रता, वो अपना निवास स्थान रख सकता है, एक निश्चित स्थान पर रह सकता है। साथ ही उसकी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता है जिसको हटा दिया गया है फिलहाल। और वहीं बात करें तो रोजगार और आजीविका, उसको रोजगार की स्वतंत्रता है। अब इनको सीरियल वाइज आप यहाँ ऐसे भी याद रख सकते हो कि किसी को बोलने की मतलब कोई बोलेगा तो वो बोलेगा कैसे, मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर बात करनी हो मतलब बोलेगा तो वो कहाँ पे बोलेगा, उसको कुछ सम्मेलन वगैरह करना होगा तभी तो बोलेगा। चलो आपको ना यहाँ पे याद हो गया दूसरा सम्मेलन, कि वो सम्मेलन करेगा तो बोलेगा। सम्मेलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक संघ या संगठन तो बनाना पड़ेगा ना, अकेले तो सम्मेलन करने से। तो इस प्रकार तीसरा हम याद कर सके संगठन। अगर वो संगठन बनाएगा तो संगठन कैसे बनाएगा, लोग कहाँ से आएंगे, तो लोग आएंगे वो जब घूमेगा फिरेगा। ये सिर्फ मैं याद करने के बता रहा हूँ आपको, बाकी इसको ऐसे लेना नहीं। वो घूमेगा फिरेगा तभी तो वो मतलब याद करेगा, मतलब तभी तो वो संगठन बनाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो मतलब वो घूमेगा फिरेगा, उसने घूमने फिरने के बाद वो अपना एक निवास स्थान भी तो रखेगा। तो उसको निवास स्थान मतलब निवास स्थान पर रहेगा। अगर वो निवास स्थान ग्रहण कर लेता है, अगर निवास स्थान ग्रहण करने की उसको स्वतंत्रता है, तो वो संपत्ति भी तो अर्जित करेगा। तो उसको संपत्ति अर्जित करने के लिए क्या चाहिए, रोजगार या आजीविका। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार था। जो ये 19 जितनी भी स्वतंत्रता है ये सब भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, ये और किसी व्यक्ति को नहीं प्राप्त है। तो हम आगे अब जो बात करते हैं तो आगे की स्वतंत्रता है मतलब इन स्वतंत्रता ये स्वतंत्रता इनके कुछ मतलब इनके कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए। वो कौन कौन से प्रतिबंध है उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। प्रतिबिंब या निर्भरताएं, प्रतिबंध। एक तो उसको क्या करना होगा, देश की एकता और अखंडता, मतलब वो इन सभी स्वतंत्रता का प्रयोग करते टाइम उसको देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना होगा, फर्स्ट बात। सेकंड बात है उसे मानहानि का भी ध्यान रखना होगा, मतलब इसे स्वतंत्रता तो प्राप्त रहेगी लेकिन उसे अपनी मतलब मानहानि का किसी प्रकार की कोई हानि ना हो उसका भी ध्यान रखना होगा। तीसरा बात करें तो लोक व्यवस्था, मतलब उसकी अब तो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय किसी भी नागरिक को लोक व्यवस्था भी बनाए रखनी पड़ेगी। जो व्यवस्था जिस प्रकार चल रही है उसको चलाए रखना होगा, वो फिर उसी के अनुसार स्वतंत्र रहना पड़ेगा। चौथी की बात करें तो न्यायालय की अवमानना, मतलब वो न्यायालय के किसी प्रकार की अवमानना नहीं कर सकता, मतलब वो न्यायालय उसकी अवमानना नहीं करेगा, जो न्यायालय के नियम बनाए गए उसके अनुसार रहेगा और वो अपनी स्वतंत्रता को एक तरह से ग्रहण कर सकेगा। पांचवी की बात करें तो जनजातियां, जो जनजातियां है, अनुसूचित जातियां जनजातियां, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, को किसी प्रकार का
नुकसान नहीं पहुंचाएगा। छठी की बात करें तो आप देख सकते हो देश की एकता, मतलब पड़ोसी राज्य, जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश या फिर हम कह सकते हैं विदेशी विदेशी देश, उनको मतलब उनके नियमों का भी ध्यान रखेगा, तो उसको वो भी एक मतलब एक प्रतिबंध उस पर है। तो इस प्रकार देख पा रहे हैं कुछ स्वतंत्रता है, लेकिन उससे कुछ प्रतिबिंब भी लगाए गए, उनका उनको एक अच्छे से उसको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं अगला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 20। लेकिन उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं कि जो ये अनुच्छेद 19 है ना, 19 फर्स्ट ए, इसमें और कई कई प्रकार की स्वतंत्रताएं मतलब अंतर्निहित है इसके अंदर है, लेकिन वो पता नहीं रहता कौन कौन सी है। जैसे मेन मेन तो वहाँ पे लिखी हुई है कि भाई ये स्वतंत्रता है, लेकिन उसमें कुछ अंतर्निहित स्वतंत्रताएं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, तो वो आप देख पा रहे हो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पड़ी, वहाँ बोलने का अधिकार है, ये तो ठीक है। किसी अधिकार को चुप रहने की स्वतंत्रता, वो अगर कोई इसको जवाब नहीं हो तो वो चुप भी रह सकता है, उसकी भी स्वतंत्रता है। साथ ही उसको जवाब देने की भी है, और वही जानने की, किसी भी चीज़ के बारे में जानने की स्वतंत्रता भी उसको है। वही बात करें तो उसको पर्याप्त नींद, मतलब पर्याप्त नींद लेने की भी स्वतंत्रता है। और साथ ही बात करें तो ये कई प्रकार की उसको अलग से स्वतंत्रता है जो इसमें अंतर्निहित रहती है। हाँ, यहाँ बात करें तो प्रेस और मीडिया, प्रेस और मीडिया, जैसे मीडियम, जैसे मूवी वगैरह या प्रेस में बोलने की स्वतंत्रता, और मूवी वगैरह में जो भी कुछ वो बोल के दिखाना चाहे तो उसकी भी उसको उसकी स्वतंत्रता है। तो ये कुछ अंतर्निहित स्वतंत्रताएं थी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 की बात करें तो जो अपराध, अपराध या फिर दोष सिद्धि की स्वतंत्रता, अपराध या दोष सिद्धि की स्वतंत्रता से मतलब हम समझते हैं कि कुछ मतलब उसको मतलब वो एक अपराध करता है, वो अपराध की उसको सज़ा मिलती है, और तो वो सज़ा उसको उसमें भी उसको स्वतंत्रताएं दी गई है, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो उसको कि मतलब जो कानून मतलब किसी भी व्यक्ति को जब तक उसके ऊपर कोई दोष साबित नहीं हो जाता, जब तक किसी व्यक्ति पर, जब तक किसी व्यक्ति पर दोष साबित नहीं हो जाता, तब तक उसे अपराधी नहीं समझा जाएगा, अपराधी नहीं समझा जाएगा। एक बात इसमें और नोट करके लिखनी है आपको कि एक बात इसमें और है, वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति मतलब जिस टाइम जिस समय उसने वो गुनाह किया है, उस टाइम जो कानून था देश में, उसी के अनुसार उसको सज़ा मिलेगी। जैसे मतलब किसी व्यक्ति ने 2010 में गुनाह किया और उस टाइम 2010 में अगर मान लो कोई भी गुनाह हो, जैसे उस चोरी करने की सज़ा अगर 3 महीने है, तो उसको वो 3 महीने की सज़ा मिलेगी, चाहे बाद में उस सज़ा को, चाहे 3 महीने की सज़ा वाली अगर चोरी करने की अब शायद 6 महीने बढ़ा दी गई हो, लेकिन उसको सिर्फ मान लीजिए आप, तो अगर उसको फिर 3 महीने की मिलेगी, क्योंकि वो 2000 चाहे सज़ा उसको 10 साल बाद में क्यों ना मिले, लेकिन उसको वही सज़ा मिलेगी जो उस टाइम उसने मतलब अपराध किया था, उस टाइम जो कानून था उसी के अनुसार उसको सज़ा मिलेगी। तीसरी बात का एक बात इसमें और है कि जो उसको दोहरा दंड, मतलब दोहरा दंड कभी नहीं मिलेगा, दोहरा दंड नहीं मिलेगा, दोहरा दंड नहीं मिलेगा। क्यों क्यों मतलब अगर किसी व्यक्ति ने एक गुनाह किया और उसको एक बार दंड मिल चुका है, तो उसको दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा, ये भी इसमें बात कही गई है। तो इस प्रकार कुछ इसको स्वतंत्रताएं दी गई थी। और एक बात इसमें और कही गई कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को मतलब किसी भी व्यक्ति को मतलब वो अगर वो उसको स्वयं के खिलाफ, मतलब वो स्वयं के खिलाफ कह सकते हो, स्वयं के खिलाफ मतलब स्वयं के खिलाफ मतलब खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, मतलब वो स्वयं के खिलाफ गवाही दे, इसके लिए उसे किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जा सकता।
तो ये भी इसमें एक कही गई है बात, स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता वो। तो अनुच्छेद 20 की बात करें तो क्या कहा है, अनुच्छेद 20 में अपराध दोष सिद्धि की स्वतंत्रता है। इसकी बात करें तो इसमें पहला मतलब एक ये है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक अगर उसका दोष साबित नहीं हो जाता तब तक उसे अपराधी नहीं समझा जाएगा। दूसरा कि उसको जो जिस टाइम उसने अपराध किया है उस टाइम जो कानून था ना उसी के अनुसार उसको सज़ा मिलेगी, जो कानून था उसके अनुसार जो सज़ा थी वो ही मिलेगी, चाहे उसको सज़ा 10 साल बाद में मिले लेकिन सज़ा वो ही रहेगी जो उस टाइम कानून था। तीसरी बात इसमें थी कि किसी भी व्यक्ति को मतलब एक अपराध के लिए कभी भी दोहरी सज़ा नहीं मिलेगी, उसे एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार दंड दिया जाएगा। चौथी बात की बात करें तो उसके स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए कभी भी बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार ये कुछ स्वतंत्रताएं दी गई थी इसमें अनुच्छेद 20 में। इसको लेकर ही एक बात था, जैसे स्वयं के खिलाफ मतलब वो स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, लेकिन इसी को लेकर एक वाद आया था सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 में आया था। इसमें बताया गया जो नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टर और भी जैसे कई पॉलीग्राफी टेस्ट या और भी कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, उन सभी टेस्टों में उसको गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उन सभी को बाध्य तो किया जा सकता है, लेकिन सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 में कहा गया कि नाटो टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट इन सभी को उसके अंदर नहीं माना जाएगा, इनको अलग से माना जाएगा, इनके हिसाब से बाध्य किया जाएगा। लाई डिटेक्टर टेस्ट से झूठ पकड़ने की मशीन। तो ये थी कुछ बातें। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 में जो स्वतंत्रता दी गई प्राण या दैहिक स्वतंत्रता प्राण या दैहिक स्वतंत्रता जीवन जीने का अधिकार, इसे ऐसे भी कह सकते हैं जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, उसको किसी भी व्यक्ति को जो विधि के द्वारा बनाए गए कुछ कानून बनाए गए, जैसे आप मान लो कोई सजा किसी को सजा सुनाई जाती है तो उसको मौत की सजा दी जाती है, वहाँ पे तो ठीक है, लेकिन मगर विधि का कानून बनाया गया उसके अलावा उसे किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, उसे किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुँचाई जा सकती, उसे पूरी प्रकार से हर तरह से जीवन जीने का अधिकार है। सिर्फ विधि की जो प्रक्रिया बनाई गई है उसको छोड़कर, विधि की प्रक्रिया से ये ऐसा है कि जैसे कोई कानून बनाया गया है, जैसे आप समझते कोई अपराधी होता है उसको अपराध के लिए कई प्रकार के दंड दिए जाते हैं, तो वहाँ पे फिर वो जीवन जीने का अधिकार भी उससे छीन लिया जाता है, कभी कभी उसको मौत की सजा भी दी जाती है, तो वो विधि की प्रक्रिया है। उसके अलावा उसे किसी भी प्रकार से प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, उसे पूरा जीवन जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21 के अनुसार। तो अनुच्छेद 21 के साथ अनुसार ही ऐसा कहा गया है, तो उसको जीवन जीने के लिए अधिकार है, उसी को मद्देनजर रखते हुए एक अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया था संविधान में, अनुच्छेद 21 जोड़ा गया था। तो ये 21 ए जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002। 86वें संविधान संशोधन 2002 21 ए एक अलग से जोड़ा गया, इसमें भी जीवन जीने के अधिकार में एक शिक्षा का अधिकार भी तो शामिल है। इसी के तहत जो 6 से 14 वर्ष के बालक है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अलग से उनके लिए उनको शिक्षा मिल सके, इसके अनिवार्य शिक्षा की गई 21 ए के तहत, जिसके तहत फिर ये 21 ए के तहत ही 86 संविधान संशोधन 2000 हुआ। इसके तहत 21 ए के तहत ही जो आरटीए की व्यवस्था है वो भी यहाँ पे लागू की गई थी। अब बात कर लेते हैं जो स्वतंत्रता का अधिकार है। एक बाद आया था मेनका गांधी
बना भारत संघ, मेनका गांधी बना भारत संघ 1978 को। इस बाद में गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता दी गई। गरिमापूर्ण जीवन जीने और विदेश भ्रमण, इसमें दो स्वतंत्रताएं दी गई थी, गरिमापूर्ण जीवन जीने और विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता मेनका गांधी बना भारत संघ 1978 इस वाद में दी गई। आगे बात कर लेते, कुछ एक दो वाद और आए थे जिनके तहत और कुछ इसमें स्वतंत्रताएं जुड़ गई थी अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 में, उनके बारे में बात कर लेते। एक बात था हुस्न आरा खातून, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1978 का। इस बाद में जो त्वरित सुनाई मतलब जल्द से जल्द सुनवाई, मतलब न्यायालय में जल्दी सुनवाई हो, त्वरित सुनवाई का अधिकार भी इस अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, इस बाद में कहा गया। उसके बाद में एक और बात आती है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ये बात था 1997 का, 1997। इस बाद में जो मतलब कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित बात था, मतलब कार्यस्थल पर किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न नहीं किया जाए, मतलब एक स्वतंत्र रूप से रहा जा सके, तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 बात था। एक बात था कॉमन राज बनाम भारत संघ, एक बात था कॉमन राज बनाम भारत संघ, ये बात था 2018। इसमें कहा गया कि जो अंतिम संस्कार है, मतलब अंतिम संस्कार एक सम्मान पूर्वक होना चाहिए। तो ये कुछ बात है जिनमें कुछ और बातें इसमें जोड़ी गई। और अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अनुच्छेद जो मतलब स्वतंत्रता के अधिकार का अनुच्छेद आखिरी अनुच्छेद है। हाँ, मैंने एक बात यहाँ बता दूं, जो अनुच्छेद है स्वतंत्रता के अधिकार में, ये 19 से लेकर 22 अनुच्छेद तक के है, तो हमने 21 तक की बात कर ली, एक 22वां अनुच्छेद और बात कर लेते हैं यहाँ पर। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में है ना कि जो कहा गया है, जो गिरफ्तारी के विरुद्ध, मतलब गिरफ्तारी से रिलेटेड जो भी स्वतंत्रता दी गई है वो अनुच्छेद 22 में रखी गई है। गिरफ्तारी से जैसे कि किसी भी व्यक्ति को, अगर मान लो स्पष्ट बात इसमें कही गई, किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का पूरा हक है, उसको पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सके। तो उसको अनुच्छेद 22 की जो स्पष्ट बात उसमें कहा गया कि वो अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सके, उसके लिए अनुच्छेद 22 के स्पष्ट भाग में बोला गया है कि वो अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। सेकंड बात यह है कि वो मतलब उसको जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो अपना वकील कर सकता है या फिर न्यायालय से अपना परामर्श ले सकता है, मतलब अपने आप को बचाने के लिए वो अपना वकील कर सकता है, साथ में वो न्यायालय से परामर्श भी ले सकता है। वकील एंड परामर्श आप यहाँ पे समझ जाना। और फर्स्ट हमने बात की गिरफ्तारी का कारण जानना, गिरफ्तारी का कारण जानना, ठीक। तीसरी बात की बात करें तो इसमें तीसरी बात यह रखी कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने
पेश करना जरूरी है गिरफ्तार होने के बाद में। लेकिन इसमें जो यात्रा का समय है, एक बात नोट करके ध्यान रख लो, जो यात्रा का समय है वो नहीं जोड़ा जाएगा। यात्रा से मतलब ऐसा है कि मान लो किसी व्यक्ति को अगर मान लो कोई मतलब राजस्थान पुलिस है और वो वहाँ पे जाके मुंबई या फिर कहीं केरल या कहीं दूर राज्य से गिरफ्तार करती है वहीं वहीं पे जाके, तो उसको वहाँ पे लाने में कितना समय लग जाएगा, तो फिर तो वो 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो उस टाइम को यहाँ पे जोड़ा नहीं जाएगा, जहाँ पे थाने में लाने के बाद में 24 घंटे जोड़ा जाएगा। ये थी इसमें बात। इसमें एक बात आपको यहाँ पे नोट करके लिख लेनी है, वो ये थी कि जो जो निवारक अधिनियम से जुड़े अपराध है या फिर जो विदेशी देश मतलब दुश्मन देश का कोई नागरिक है उसको अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर दुश्मन देश के नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाए, निवारक अधिनियम से जुड़े कुछ किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उस पर ये अधिकार दिया गया अनुच्छेद 22 का, ये अधिकार उस व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। और उसको तो क्या किया जाएगा कि उसको 3 महीने के लिए बिना किसी कोई कारण मतलब बिना कोई बताए मतलब उसको यहाँ पे मतलब थाने में रख सकते हैं, मतलब उसको यहाँ पे बंदी बनाकर रखा जा सकता है। 3 महीने के बाद में उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा उसकी अध्यक्षता में एक समिति बनेगी और आगे की कार्रवाई उसी के अनुसार की जाएगी। तो आपको ये बात इसमें थोड़ी ध्यान रखनी होगी। तो अनुच्छेद 22 के बारे में हमने यहाँ पर जान लिया, तो ये कुछ बातें थी। आगे हम आज एक अनुच्छेद जो था अनुच्छेद हमने 19 से लेकर 22 तक के बारे में जाना। तो हम आगे एक अगला अपना अधिकार है, तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बारे में बात कर लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार या स्वतंत्रता है। यह अनुच्छेद 23 और 24 में है, 2 अनुच्छेदों में। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध। अब किसी भी व्यक्ति का कोई शोषण ना हो, वो अगर उसका शोषण हो रहा हो तो इसके विरुद्ध जाकर मतलब वो मतलब न्यायालय में जा सकता है। तो ऐसे में उसको इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, मतलब शोषण के विरुद्ध वो स्वतंत्र है इसके लिए। तो उसका अनुच्छेद 13 इसमें बात की है बलात् श्रम की। बलात् श्रम से मतलब आप समझते हो कि मतलब बाल मजदूरी नहीं होता। इसका मतलब बलात् श्रम से मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ कार्य करवाना। किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती मतलब उसकी इच्छा नहीं है कोई कार्य करने की, फिर भी उससे किसी प्रकार का हार्ड वर्क या मेहनत कराई जा रही है, तो उसको बोलते हैं बलात् श्रम। मतलब किसी भी व्यक्ति को मतलब बेगार प्रथा या बेगारी या दास, ये सब उसे नहीं बनाया जा सकता। मतलब उसको उसकी इच्छा के खिलाफ कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता। तो इसके खिलाफ मतलब इसकी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 23 में। अब हम बात करें इसका ही एक अनुच्छेद है शोषण के विरुद्ध अधिकार का, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में कोई भी व्यक्ति मतलब 14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, 14 वर्ष से कम आयु का बालक 14 वर्ष से कम आयु का बालक है तो उसे किसी भी प्रकार का मतलब कल कारखानों में कोई काम नहीं करवाया जाएगा। मतलब उसे किसी भी प्रकार का कोई मेहनत का काम नहीं करवाया जा सकता। उसे मतलब उसको इसके लिए उसे प्रताड़ित भी नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 24 के अनुसार। तो उसको भी इस प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 23 में एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो राजस्थान के समक्ष में, तो राजस्थान में जैसे कुछ प्रथाएं थी पहली, सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा, डाबरी प्रथा, ये कुछ प्रथाएं थी। तो इन प्रथाओं को भी इसी अधिनियम के तहत मतलब ये जो शोषण का विरोध स्वतंत्रता थी, ये अधिकार इसी के तहत इनको भी मतलब हटा दिया गया था। और वही बात करें अनुच्छेद 24 में हमने देखा कि जो 14 वर्ष से कम आयु को किसी भी प्रकार का कोई कठोर कार्य नहीं करवाया जा सकता, या कल कारखानों या होटलों या फिर कई फैक्ट्रियों में उसको काम नहीं करवाया जा सकता अनुच्छेद 24 के अनुसार। साथ ही इसके तहत एक मतलब एक 1986 में एक मतलब बाल श्रम अधिनियम भी, बाल श्रम संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया था, जिसमें तो ये थे हमने जो कुछ मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार थे, उनमें से हमने 3 अधिकार कंप्लीट कर लिए, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध
स्वतंत्रता का अधिकार। तो इन सभी को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आगे के हम जो बाकी के 3 अनुच्छेद बचे, जैसे 7 अधिकार थे, लेकिन इनमें से 3 हमने कंप्लीट कर लिए, 3 आगे की क्लासों में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल पाए। धन्यवाद।